Hello everyone, this is your host and your English ka dost Vineet Kapoor once again back with you. And as you know, we are running a series on tricky concepts through conversational sentences. और आज है हमारा इसी का पार्ट 3. Are you ready? तैयार हैं? और हाँ, आपको याद होगा पिछली बार मैंने आपको असाइनमेंट दिया था. किया क्या आपने? आंसर दिया क्या? अरे नहीं दिया, देना चाहिए. आंसर आप जरूर दिया कीजिए. तो चलिए, अगर नहीं किया था तो मैं आपको वो सेंटेंस दोबारा दिखाता हूं. मैं तुम्हें वचन देता हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? जल्दी से मुझे बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी. और मैं आपको बताऊंगा अलग अलग तरीके जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस सेंटेंस को कहने के. आपका तरीका अलग हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो चलिए देखते हैं क्या है मेरा तरीका. अगर आप इनको देखें जनाब को, तो ये कुछ बोल रहे हैं और ये जो बोल रहे हैं अगर आप उसको पढ़ सकते हैं तो इसको हम कहते हैं लिप रीडिंग इंग्लिश में. तो इफ यू कैन रीड हिज लिप्स, दैट मीन्स यू नो अ लिटिल बिट ऑफ लिप रीडिंग. तो बताइए क्या बोल रहे हैं? ये मालूम है क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं ये, यू हैव माई वर्ड. ध्यान से देखिए, यू हैव माई वर्ड. या सो यू हैव माई वर्ड का मतलब यही होता है, मैं तुम्हें वचन देता हूं. अब यहां पर इसका मतलब यह नहीं होगा मैं तुम्हें शब्द देता हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं. और वचन वही हुए. ओके, बस एक बार जबान दे दी तो जबान देने का मतलब यह नहीं होता कि, समझ गए ना, जबान देने का मतलब वचन देना. ओके, सो आप इसको कई तरह से कह सकते हैं. आप ये भी कह सकते हैं, आई प्रॉमिस यू हैव माई वर्ड, और आई गिव यू माई वर्ड. नाउ दिस इज अगेन अ गुड वन. सो व्हेन आई से आई गिव यू माई वर्ड, तो आप इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि दोनों ही जगह पर हमने यहां पर भी माई वर्ड का इस्तेमाल किया है और यहां पर भी हम माई वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसका मतलब ये पॉजेसिव का आना यहां पर जरूरी है. ओके, सो मैं ये नहीं कहूंगा आई गिव यू अ वर्ड, मैं बोलूंगा आई गिव यू माई वर्ड. मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं जबान देता हूं और मैं कभी उससे मुकरूंगा नहीं, मैं उससे कभी पीछे नहीं हटूंगा. अच्छा, बाय द वे, इसको क्या कहते हैं? वो अपनी बात से मुकर गया. इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ये कमाल का है, वो अपनी जबान से मुकर गया, यानी वो उसने जो कहा था उसने वो नहीं किया. आप तब तक मुझे बताइए उसका आंसर और मैं आपको बताता हूं एक और सेंटेंस, आई विल कीप माई वर्ड. सो जब मैं ये कहता हूं आई गिव यू माई वर्ड, इसका मतलब है मैं तुम्हें वचन देता हूं. और यहां पर यह भी मत कहिएगा आई एम गिविंग यू माई वर्ड. बेटर इज कि आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलिए. और जब आप यहां बोल रहे हैं आई विल कीप माई वर्ड, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी बात को निभाऊंगा, मैं अपनी बात रखूंगा. ओके, जबान दी है ना, बस समझ लो. मैंने आपसे अभी एक सेंटेंस पूछा है, वो अपनी बात से मुकर गया. बताया क्या आपने? तो मैं बताता हूं इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे. ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड. ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड का मतलब होता है कि उसने अपनी बात नहीं रखी, वो अपनी बात से मुकर गया. ओके, तो ये बहुत बढ़िया फ्रेजल वर्ब है, टू गो बैक ऑन समथिंग, यानी कि अपनी बात से मुकर जाना. ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा दूसरा सेंटेंस क्या है. ओहो, इनको देखने से ही पता चल रहा है ये जनाब कैसे हैं. अरे वाह, अब इनको हम क्या कहेंगे? ये कहेंगे, चलिए, अगर ये तो एक समझ में आ रहा है कि ये क्या है, लेकिन अगर इनका घाव है और मुझे कहना है घाव जल्दी भर गया, अब भरने के लिए यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे? घाव के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? जल्दी से बताइए. क्या भरने के लिए आपने फिल लगाया? तो याद रखिए, इंग्लिश में ट्रांसलेशन मत करिए, और वर्ड्स की तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है कि किस सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल हुआ है. सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि घाव के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे. तो ये घाव जो है इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो दोस्तों, इसकी इंग्लिश होगी ये, लेकिन इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर. ओके, इसको क्या बोलेंगे इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे बोलेंगे. सो मैं इसको वुंड पढ़ूंगा या वाउंड पढ़ूंगा? जल्दी से बताइए, वुंड पढ़ूंगा या वाउंड पढ़ूंगा? तो दोस्तों याद रखिए, घाव के लिए ये जब भी आएगा तो हम इसको वुंड पढ़ेंगे. अच्छा, वाउंड किसको पढ़ेंगे फिर सर? वाउंड भी होता है, कुछ होता है, बताइए वाउंड किसको पढ़ेंगे? वाउंड कब आता है? ओके, मैं आपको बता देता हूं, इसकी 3 फॉर्म भी होती हैं. बाय द वे, यहां पर ये वर्ब है या नाउन है, ये भी बताइए मुझे. और भरने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हील्ड का. ओके, हील, ये जो नजर आ रहा है ये नाउन है क्योंकि यहां पर आर्टिकल लगा है. लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है? देखिए कैसे. ही इज, ये क्या है? वाउंडेड या वुंडेड?
दोबारा बताइए, wounded, क्या बोलेंगे? wounded। ये एक वर्ब से बना है ये एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव, लेकिन बना किससे है? ये एक वर्ब से बना है। देखिए कैसे, मेरे पास बी आया और बी के बाद कभी भी वर्ब ईडी में आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। क्या काम करेगी? एडजेक्टिव का। किससे बनेगा? वर्ब से। तो ये क्या हुआ? वर्ब। अब इसकी तीन फॉर्म क्या हुई? इसकी तीन फॉर्म देखिए ये हुई, वुंड, वुंडेड और फिर वुंडेड। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, वुंड, वुंडेड, वुंडेड। लेकिन एक और वर्ड होता है जिसके तीन फॉर्म ये होती हैं। बताओ इसका मतलब क्या होता है और इसको क्या बोलते हैं? तो एक फॉर्म तो ये हुई ये कि वुंड, वुंडेड, वुंडेड, और एक हुई वाइंड, वाउंड, वाउंड। दोस्तों इसका मतलब होता है लपेटना। तो यहां पर जब पास्ट आएगी तो लपेटा, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों एक जैसी होती हैं, लेकिन मजे की बात यह है दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। इसको बोलते हैं वुंड और इसको बोलते हैं वाउंड। आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर बोलते हुए इसमें गलती करते हैं और ये आपके कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है। ओके, क्योंकि उसने क्या किया, इसकी जगह ये लगा दिया पास्ट में। अरे ये अगर ये लगाएंगे तो ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है, और अगर ये लगाएंगे तो इसकी पास्ट फॉर्म होती है। अच्छा, मैं आपको एक और सेंटेंस बताऊं जिसमें ये इस्तेमाल होता हो, क्या आप मुझे बता सकते हैं? जल्दी से बताइए, इसी पिक्चर को देखकर बताइए। एक सेंटेंस देखिए, कुछ लपेटा हुआ है, बैंडेज नजर आ रही है। अभी मैं इसको ये भी कह सकता हूं, ही इज इंजर्ड, वुंडेड के लिए, तो यहां पर ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन तीसरा सेंटेंस देखिए, ही हैज अ बैंडेज, ये क्या है, वुंड या वाउंड? ही हैज अ वुंड ऑन हिज फॉरहेड, उसके माथे पर एक घाव है, लेकिन ही हैज अ बैंडेज वाउंड अराउंड हिज फॉरहेड। वाउंड मैंने लपेटी गई चारों तरफ, तो इसको क्या बोलूंगा? वाउंड। इसको क्या बोलूंगा? वुंड। घाव के लिए वुंड, लपेटने की पास्ट फॉर्म वाउंड। ये वाइंड की पास्ट फॉर्म है। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। ये हैज अ बैंडेज वाउंड, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी हमारे पास एक वर्ब आ गया, पॉजेसिव वर्ब हैज। इज दिस क्लियर? चलिए चलते हैं एक और सेंटेंस की तरफ। अरे वाह, ये बताइए कि ये मैडम क्या कह रही हैं? ये किसी को जाने के लिए कह रही हैं, तो बताओ जाने के लिए ये क्या इस्तेमाल कर रही हैं? कैन यू रीड हर लिप्स? क्या आप थोड़ी सी लिप रीडिंग कर सकते हैं और बता सकते हैं मैडम क्या कह रही है? ये मैडम ये कह रही है। तो यहां पर भगा देने के लिए, किसी को जाने के लिए, झिड़क कर जाने के लिए जब कहा जाता है ना, तो एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो ये कर रही हैं। वो आया भी तो उसे भगा दिया जाएगा, चिंता मत करो। आया भी, इवन इफ। तो जब मैं ऐसे इस्तेमाल करता हूं, सबसे पहली बात तो मैं इवन इफ का इस्तेमाल करता हूं। इवन इफ ही कम्स, और इफ आ गया तो यहां पर जबकि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, तो लेकिन मैं जो आगे वर्ब लगाऊंगा वो कैसा लगाऊंगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर आपके पास कभी भी कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाते हैं तो याद रखिएगा उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं करते, चाहे आप फ्यूचर की बात क्यों ना कह रहे हो। इवन इफ ही कम्स ही विल बी शूड अवे। अब ये बेहतरीन है, शू। आपने देखा होगा हिंदी में भी जब हम किसी जानवर को भगाते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं शू। तो शू अवे, किसी को झिड़क कर भगा देना। ओके, तो जब कोई कैट आ जाए, डॉग आ जाए, तो यू शू इट अवे, इजंट इट सो? और ऐसे ही आप इस्तेमाल, तो ये भी ये कह रहे हैं, गो शू, गो शू। कैन यू लिप रीड हर? या सो याद रखिएगा इसको। ओके, इवन इफ ही कम्स ही विल बी शूड अवे। जैसे शी शूड द कैट आउट ऑफ द किचन, उसने बिल्ली को किचन से बाहर निकाला। शूट द कैट आउट ऑफ द किचन। अब बाहर, बिल्ली को बाहर निकालने के लिए, कुत्ते को बाहर निकालने के लिए हम इसी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जब किसी की तरफ आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, ही वॉज गिवन अ कोल्ड शोल्डर, उसको पानी तक नहीं पूछा गया, उसको बैठने तक को नहीं कहा गया। अब अगर आपने कहना है उसको बैठने तक का नहीं कहा गया, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, बैठने का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कहने का मतलब है उसको बहुत हल्के में लिया गया, उसको पानी तक नहीं पूछा, सो ही वॉज गिवन अ कोल्ड शोल्डर। यह भी बहुत अच्छा इडियम है।
तो आप देख रहे हैं वर्ड्स, इडियम्स आपकी लैंग्वेज को कैसे बिल्कुल अलग बना देते हैं. माई रिक्वेस्ट इज प्लीज यूज देम एंड दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल. ओके, चलिए चलते चलते एक असाइनमेंट हो जाए. और मेरा आपसे असाइनमेंट है ये, मैं एक सेंटेंस यहां पर कह रहा हूं कि ओलंपिक मेडल्स के विजेताओं को अब कंपनीज प्रलोभन देकर अपनी तरफ खींचेंगी. तो याद रखिए, मुझे आपने इसके लिए एक वर्ड देना है, प्रलोभन देकर अपनी तरफ खींचना. इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, और उसी से सेंटेंस बनाइएगा. अब इसके लिए अलग अलग वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है. झिड़क कर भगाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया शू. तो प्रलोभन देकर अपनी तरफ बुलाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? हाँ, डिड यू गेट द हिंट? हिंट मिला आपको? चलिए, तो मिलेंगे हम अगले सेशन में और आपको बताएंगे इसका आंसर असाइनमेंट का. उसी से स्टार्ट करेंगे और हां, देंगे आपको फिर कुछ कमाल के कॉन्सेप्ट्स थ्रू कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस. फॉर नाउ दिस इज ऑल फ्रॉम योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर, साइनिंग ऑफ. लेट्स विन इट विद विनीत. Bye bye. Take care.